नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं बिहार की राजनीति, जो कि आज जितने भी टीवी चैनल थे 2 दिन से यही सारी खबरें चल रही थी कि आखिर बिहार में क्या होने वाला है। और सुबह रिज़ाइन देते हैं नीतीश कुमार जी और शाम को सीएम फिर बन जाते हैं। और ये एक रिकॉर्ड है, 9वीं बार उन्होंने मुख्यमंत्री का शपथ लिया। और ये इंडिया में पहली बार कोई ऐसा व्यक्ति हुआ जो 9 बार सीएम का शपथ ले ली। चलिए हम बात करते हैं, पहले इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं कि कौन से और नेता थे जिन्होंने मैक्सिमम टाइम मुख्यमंत्री की गद्दी संभाली। अगर उसमें आती हैं जयललिता एआईडीएमके की, जिन्होंने 6 बार मुख्यमंत्री की शपथ ली। उसके बाद आते हैं वीरभद्र सिंह, कांग्रेस के नेता थे 6 बार। उसके बाद आते हैं नवीन पटनायक बीजेडी, जो कि बहुत ही सुलझे हुए और उनका कभी भी कंट्रोवर्सी में नाम नहीं आता, उड़ीसा की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद आते हैं ज्योति बसु सीपीएम, ममता बनर्जी से पहले वही थे सीएम और उन्होंने 5 बार वहाँ पे सीएम रहे कंटिन्यू। इसके बाद गोगोई अपांग आते हैं कांग्रेस से, फिर प्रकाश सिंह बादल, यशवंत सिंह परमार और मोहन सुखाड़िया। मतलब इतने जितने लोग हैं उसमें कोई 9 बार, कोई 6 बार, कोई 5 बार। स्टार्टिंग के जैसे कि मैंने बोला नीतीश कुमार, जो कि रिकॉर्ड है 9, शायद कोई तोड़ ना भी पाए क्योंकि आजकल की जनरेशन में तो बहुत ही मुश्किल लगता है। उसके बाद जयललिता जी आती हैं, वीरभद्र सिंह आती है, ये लोग 6 बार किए। और बाकी जितने भी हैं उसमें मैक्सिमम जो लीडर हैं वो कांग्रेस के। आप समझिए पहले कांग्रेस का कितना वोट बैंक था, कितनी राजनीतिक पकड़ थी जो धीरे धीरे खोती हुई चली जा रही। चलिए हम बात करते हैं आज के मुद्दे पे। क्या नीतीश कुमार जी को जो इंडी गठबंधन जो उन्होंने खुद बनाया था, सबको प्रपोजल दिया था, उसमें उनको जो पोजीशनिंग चाहिए थी वो नहीं मिला, इसके वजह से उन्होंने छोड़ा, या कोई और बात थी? अगर हम कुछ दिन के हाल फिलहाल के बयान देखें, जैसे लल्लन सिंह के बयान, बहुत सारे भड़काऊ बयान थे स्पेशली नरेंद्र मोदी जी के अगेंस्ट, और बाकी भी जितने बीजेपी के नेता थे वो बार बार ये आक्षेप लगाते थे कि जो बीजेपी वाले हैं वो हमारी पार्टी को तोड़ना चाहते हैं, यानी जेडीयू को तोड़ना चाहते हैं। और वही सेम प्रॉब्लम इधर आती है जब नीतीश कुमार के पास बहुत सारे लोग आते हैं और वो बोलते हैं कि आरजेडी वाले कुछ विधायक तोड़ना चाहते हैं। और बात तब आती है जब कर्पूरी ठाकुर, जो वहाँ के बिहार के सीएम थे, उनके 100वीं वर्षगांठ पे उनको भारत रत्न का पुरस्कार देने की बात आती है, जिसकी मांग एक तरह से देखा जाए नीतीश कुमार बहुत अरसे से कर रहे थे। और अगर देखा जाए नीतीश कुमार और लालू जी की, वो गुरु माने जाते हैं। तो अगर उनको मिलता है भारत रत्न, जो कि बहुत ही विशेष पुरस्कार होता है, तो सारी पार्टियों को बहुत ही खुशी होती है। लेकिन उसमें भी बहुत सारे लोग व्यंग बोलते हैं कि ये तो पॉलिटिकल एजेंडा है। हो सकता है पॉलिटिकल एजेंडा हो बीजेपी का, क्योंकि बीजेपी को भी तो बिहार में जीतना है। और ये सब देखिए, सब पॉलिटिक्स के लिए होता है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है वो जीत के बारे में ही सोचती है, बाकी लोग क्या सोचते हैं उनको खुद का देखना पड़ेगा। दूसरी तरफ देखिए, जहाँ पे हम बात करें, नीतीश कुमार जी ने अप्रिसिएशन किया, प्रशंसा की, और उसी की प्रशंसा के साथ धन्यवाद देते हैं मोदी जी को, और साथ में एक चीज़ बोलते हैं कि परिवारवाद कभी भी देश के लिए अच्छा नहीं है। यानी परिवारवाद पे उन्होंने अपना कमेंट पास किया। हूबहू तो मैं नहीं बता सकता उन्होंने क्या बोला, लेकिन परिवारवाद के अगेंस्ट उन्होंने कुछ बातें रखी। और जैसे कर्पूरी ठाकुर के लड़के को, रामनाथ ठाकुर को आगे नहीं बढ़ाया गया, या फिर नीतीश कुमार खुद के बच्चे को बोलते हैं कि उनका लड़का भी राजनीति में नहीं है, तो वो परिवारवाद के धुर विरोधी हैं। अब मैं एक एक चीज़ आपको बताते जाऊंगा जिससे कि आपको समझ में आएगा इससे बीजेपी को कितना फ़ायदा है और नीतीश कुमार कितने सहज है एनडीए में जाने के लिए। अगली चीज़ आती है उसके बाद द्रोणी आचार्य, जो कि लालू जी की लड़की हैं, उन्होंने ट्वीट किया, बहुत सारी चीज़ें भी कमेंट किया और बाद में डिलीट किया। उसके बाद से क्या होता है, मुद्दा और गर्मा जाता है। तो ऐसी चीज़ें आने लगती हैं। उसके बाद 26 जनवरी का, यानी रिपब्लिक डे पे दोनों लोग साथ में रहते हैं, यानी सीएम एंड डिप्टी सीएम, लेकिन दोनों लोगों में बात नहीं होती है। फिर मकर संक्रांति पे जब लालू यादव जी और नीतीश कुमार जी मिलते हैं, वहाँ पे भी कुछ खास जो एक्साइटमेंट होता है, जो मेल मिलाप होना चाहिए वो मेल मिलाप नहीं होता। इन सारी चीज़ों से धीरे धीरे पता लगने लगा था कि दूरियां बढ़ने लगी। इसकी दूरी बढ़ने की एक खास वजह जो मानी जाती है कि जब ममता बनर्जी जी ने खड़गे साहब को ये किया कि ये प्रधानमंत्री कैंडिडेट रहेंगे, तो वहाँ से चीज़ें थोड़ी बिगड़ती हुई नजर आई। क्योंकि अगर देखा जाए इंडी गठबंधन को बढ़ाने में अगर कोई नेता सबसे आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे तो वो थे नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार एक ऐसा चेहरा थे जिनको सब लोग सर्वसम्मत से मान सकते थे। उसका रीज़न मैं क्यों बताऊँ, क्योंकि देखिए इंडी गठबंधन को एक ऐसा नेता चाहिए था। आप ध्यान से समझिएगा क्यों बीजेपी इनको अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही थी। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि जब भी
प्रॉब्लम आती थी किसी भी पार्टी के अगेंस्ट, जब भी बीजेपी को बोलना होता था तो उनका एक पहला नैरेटिव रहता था परिवारवाद, वंशवाद और दूसरा भ्रष्टाचार। और कोई ना कोई पार्टी आप देखेंगे कुछ न कुछ तो ऊपर नीचे हुआ ही रहेगा। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ बीजेपी में नहीं हुआ, क्योंकि दूसरी गवर्नमेंट आएगी कांग्रेस या बाकी पार्टियों की, तो वहाँ पे भी पता चलेगा कि बीजेपी में भी कितनी गड़बड़, क्योंकि जब तक आपकी गवर्नमेंट आती एग्जैक्ट पता नहीं चलता। अगर नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाते तो हो सकता था मोदी जी को थोड़ा बहुत टक्कर दे सकते थे। क्यों टक्कर दे सकते? क्योंकि आप प्रधानमंत्री कैंडिडेट को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये नहीं बोल सकते कि ये भ्रष्टाचार है, पहली बात, क्योंकि ये भ्रष्टाचारी नहीं है, क्योंकि बीजेपी इनके साथ रही है। दूसरा, परिवारवाद पे भी आप नीतीश कुमार को नहीं घेर सकते थे। तो यहाँ पे जब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को सीएम कैंडिडेट बनाया गया, उसके बाद इनको संयोजक की भूमिका में बोला गया कि भाई आप संयोजक की भूमिका में रहिए, तो इन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि मुझे संयोजक की भूमिका में नहीं रहना है। तभी से ऐसा लगने लगा था कि ये एनडीए की साइड जाने वाले हैं। आप देखिए कि अमित शाह जी ने भी क्या बोला था कि कुछ भी हो जाए हम नीतीश कुमार जी के लिए दरवाजे नहीं खोलेंगे। और फिर क्या हुआ, अचानक ऐसी चीज़ें जब उड़ने लगी तो वहीं के नेता यानी मोदी साहब, बिहार के सुशील मोदी ने क्या बोला कि राजनीति में कभी किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं होते, ये समय के साथ सारी चीज़ें बदलती रहती हैं। उसमें फिर जीतन राम मांझी का, मैं एक एक लोगों का बयान आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ कि क्या ऐसी घटनाएं हुई, क्या ऐसा उथल पुथल हुआ जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई। फिर जीतन राम मांझी बोलते हैं कि उनके बेटे यानी सुमन को सीएम कैंडिडेट के लिए फ़ोन आया था, अब आया था नहीं आया था सारी चीज़। फिर उसके बाद क्या होता है, चिराग पासवान से मोदी ये मिलते हैं, नड्डा साहब और अमित शाह मिलते हैं, फिर बाकी लोग ऐसे मिलते हैं, फिर चौधरी साहब को बुलाया जाता है दिल्ली, और बाकी चीज़ें विनोद तावड़े को भेजा जाता है बिहार से। बहुत सारी चीज़ें उथल पुथल होती है जो आपने न्यूज़ में देखा। अब हम बात करते हैं असल मुद्दे पे, इससे बीजेपी को क्या फ़ायदा है। क्योंकि देखिए क्या है ना, कभी भी बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो या कोई भी पार्टी हो, जब भी किसी के साथ अलाइन करती है तो उनका पहला मकसद ये रहता है कि हमको जीतना है। हम ये देखते हैं कि हमको फ़ायदा कितना होने वाला है। और अगर हम बात करें उनके रिकॉर्ड की, नीतीश कुमार जी के वोट बैंक की अगर हम बात करें, तो नीतीश कुमार जी के वोट बैंक की अगर हम बात करें, 2005 का मैं एक आंकड़ा आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। जेडीयू का वोट शेयर था 20.46, वहीं पे आरजेडी का था 23.45 और बीजेपी का वोट प्रतिशत था, बिहार की मैं बात कर रहा हूँ, 15.65। मतलब आप समझ सकते हैं कि उस समय कितनी अच्छी कंडीशन में थी। स्पेशली बात की जाए 2005 में, 2010 की बात करें तो उसमें जेडीयू का वोट प्रतिशत बहुत ज़बरदस्त बढ़ा और सीटें भी बढ़ी, 115 सीटें बढ़ी थी, 115 सीटें उनको मिली थी और वोट शेयर था 22.61। वहीं बीजेपी का भी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ था 1% से 16.46, और वहीं पे जो आरजेडी की बात करें तो 17.96, इनका थोड़ा सा घट गया था, क्योंकि उस समय बातें चल रही थी सुशासन, जंगल राज, ये सारी चीज़ें चल रही थी। उसके बाद 2015 आता है और यहाँ से एक्चुअल में बीजेपी का ग्राफ बढ़ना शुरू होता है, जेडीयू और आरजेडी का घटना शुरू होता है। अगर हम बात करें कंपैरेटिवली 2010 से बहुत ज़्यादा वोट शेयर गिरा। हम बात करें जेडीयू का तो 16.8% वोट मिला, जो 22% वोट था वो आ गया 16% के आसपास, 17% पकड़ लीजिए, यानी आपका मोटा मोटी 17 से 22 पकड़ लीजिए, 5% का वोट नीचे गिरा। वहीं जो था आरजेडी मतलब लालू जी के पार्टी का, वहाँ पे वोट शेयर बढ़ा, 1% बढ़ा, और बीजेपी का तो ज़बरदस्त उछाला है। फिर उसके बाद 2020 का इलेक्शन आता है, उसमें जेडीयू बहुत आगे आरजेडी बहुत अच्छा आगे निकलती है और 23% का वोट शेयर लेती है, और सीटें में भी रिफ्लेक्शन होता है, 79 सीटें जीती थी, आपको याद होगा तो 2020 के इलेक्शन में। लेकिन यहाँ पे नीतीश कुमार को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और उनकी सीटें जो थी वो कम हो गई, 47 सीट हो गई। और अगर वोट शेयर की बात करें तो 15.39। मैं क्यों वोट शेयर की बातें आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा जब जब बीजेपी और एनडीए साथ में रहें तो किसका फ़ायदा होता दिख रहा है। पहले तो काफ़ी अच्छी कंडीशन में थी नीतीश कुमार, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने नेताओं को, बड़े नेताओं को साइड लाइन करता गया और बीजेपी धीरे धीरे उभरती हुई। 2020 में बीजेपी का वोट शेयर 24% से घट के 19% पे आ गया था लमसम, और उनकी सीटें कम नहीं हुई थी। देखिए सीटें इतना ये नहीं हुआ था, 79 जो था वो आरजेडी को मिला था और 78 सीट, एक सीट कम था बीजेपी का, 47 सीट जो हो गया था वो आ गया, 45 सीट आ गया था जेडीयू की।
अब देखिए कैसे बना था, उसके बाद हम बात करेंगे। नीतीश कुमार का जो वोटर है उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि जो सिचुएशन थी वो क्या था, क्या गणित थी जिससे ये 2020 के जो पलटे थे, 2020 से जैसे कि मैंने बताया 2020 फिर 22 फिर 24 में कम बैक कर लिए। तो 2020 में जो सिचुएशन थी, आरजेडी के पास 79, फिर 45 जेडीयू के पास, और लेफ्ट 16 और कांग्रेस 19 मिला के 160 सीटें जो थी वो इनके पाले में थी, गवर्नमेंट के पाले। अपोजिट पाले में थी बीजेपी 78, हम यानी मांझी जी की पार्टी जो थी वो 4 सीटों पे थी, और उसके साथ इनका होता था टोटल 82। और उसके साथ अगर हम बात करें एआईएम के पास 1 थी, मतलब अपोजिट साइड में एक 83 था, और पक्ष में जो था 160 सीट थी, जिसमें से 4 जो थे विधायक उसको एआईएम के विधायकों को उन्होंने अपने पक्ष में कर लिया था। हम बात कर रहे हैं आरजेडी की। अब चलिए हम बात करते हैं वोट बैंक की। कौन से ऐसे कोर वोटर है जिसके ऊपर बीजेपी की नज़र है, क्या ऐसे फ़ायदे हो सकते हैं बीजेपी को जिसकी वजह से नीतीश कुमार के हमेशा पीछे लगे रहते हैं। पीछे इन द सेंस हमेशा सीएम कैंडिडेट उन्हीं को बनाते हैं। इस बार उनको 2 डिप्टी सीएम भी मिले हैं, सिन्हा साहब और सम्राट चौधरी। देखिए जो कुशवाहा जात है 4.21%, कुर्मी, तेली, मल्ला, नूनिया, कानू, मुशहर, रविदास, अन्य 11%। ये टोटल जो है इनका अगर ले लिया जाए टोटल EBC 36.1%। इस पे कुछ हद तक ज़्यादा अगर बोले जाए तो कुछ अच्छी पकड़ जो है, स्पेशली हम बात करें नीतीश कुमार जी के, उसमें से कुछ शेयर लेते हैं जीतन राम मांझी, कुछ मुकेश सहनी, कुछ उपेंद्र कुशवाहा। ये भी पहले इन्हीं की टीम में थे, इन्हीं की मतलब पार्टी में थे, लेकिन बाद में उन्होंने कट गए। तो मतलब एक टाइम जब हम बात करते हैं कि 115 सीटें इन्होंने जीती थी, उस समय उनका सिचुएशन इसलिए भी अच्छा था क्योंकि इनकी पार्टी में अच्छे अच्छे लोग भी थे। दूसरी बात क्या है कि जेडीयू में आप जब भी देखेंगे जेडीयू में कोई बड़ा नेता तैयार नहीं हो पाता, जिससे क्या होता है जो भी चलता है नीतीश कुमार से। यानी नीतीश कुमार अगर रिटायर होते हैं तो पार्टी के बिखरने के 100% चांस होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जब आपका कोई दूसरा नेता है ही नहीं तो किसको आप देंगे? आपका लड़का तो है नहीं, तो पार्टी तो बिखरना ही है ना। आप देखिए लल्लन सिंह जब बहुत सारी चीज़ें बोलने लगे तो उनको साइड लाइन करके ये अध्यक्ष खुद बन गए। पहली चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ। दूसरा, इससे पहले आपको याद होगा जो इनके गुरु थे स्पेशली जॉर्ज फर्नांडिस, इनको भी इन्होंने साइड लाइन किया था और वो इंडिविजुअल कैंडिडेट, निर्दलीय कैंडिडेट से लड़े थे और हार गए थे, जबकि वो बहुत ही ईमानदार, बहुत ही सुलझे हुए नेता थे। शरद यादव की कहानी आपको याद ही होगी। मतलब नीतीश कुमार अपने आगे किसी को बढ़ने नहीं दिए। और उनकी पार्टी का एक खास बात है, वो जब भी कोई कैंडिडेट उठाते हैं तो उनका वो चहेता होता है या उनका चाहने वाला होता है। जैसे आप किसी पार्टी में देखेंगे तो एक ही पार्टी में 2-3 बड़े बड़े नाम होते हैं, वहाँ पे टूटने का खतरा होता है। आप कांग्रेस का देख लीजिए, आप शिवसेना का देख लीजिए, बहुत सारी ऐसी पार्टियां होती हैं जहाँ पे बहुत सारे चेहरे होते हैं, वहाँ पे टूटने का खतरा होता है इस पर। लेकिन नीतीश कुमार की चीज़ों में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो जितने भी सीट सिलेक्ट करते हैं या विधायकों को लड़ाते हैं या इलेक्शन में उठाते हैं, वो उनके खास आदमी होते हैं, तो वो टूट के जाने के चांसेस नहीं होते। उनको पता रहता है कि जहाँ जाएंगे नीतीश बाबू वहाँ पे इनकी गवर्नमेंट बन जाएगी। अभी हम देखते हैं कि नीतीश कुमार जी ने 9वीं बार शतक लिया, इससे बिहार के जनता पे क्या असर पड़ने वाला है? देखिए बिहार के जनता पे तो कुछ असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जैसे काम हो रहा है वैसे काम होता रहेगा। इलेक्शन पे एक्चुअली में प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि बीजेपी ने पिछली बार यानी एनडीए ने 39 सीटें जीती थी और 1 सीट जो थी वो कांग्रेस को मिली थी। अगर 39 सीट अगर बीजेपी यहाँ से जीत लेती और यूपी में भी अच्छा कमाल कर लेती, फिर झारखंड व छत्तीसगढ़ यहाँ से कर लेती, तो बीजेपी का आधा काम यहीं से हो जाता है। इसीलिए बीजेपी की पहली जो प्रायोरिटी है वो है कि नीतीश कुमार जी को अपने पक्ष में लाओ। उनका जो 16% वोट है उसको हम मिला लेते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, लगभग 16 पकड़ लीजिए, 20 पकड़ लीजिए, 36 से 37% वोट तो ऐसे ही हो गया। और नीतीश कुमार जी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, पशुपति पासवान जी की जो वोट शेयर है उनको मिला लीजिएगा तो ओवरऑल 45 to 50% हो जाएगा। कुछ तो मोदी जी के भी नाम पे मिल जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ लोकसभा 2024 के इलेक्शन की। तो इन लोगों का जो मोटा मोटी ये है कि नीतीश कुमार जी आ जाएंगे, मेरे मांझी जी साथ में कुशवाहा जी हैं, चिराग पासवान बोलते हैं कि मैं मोदी जी को कभी नहीं छोड़ने वाला, और पशुपति पासवान। तो अगर ओवरऑल बोल लिया जाए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है।
देखिए बिहार में यूपी जैसी राजनीति नहीं होती। पहले क्या होता था, यूपी में दल जातिगत राजनीति बहुत हावी थी, लेकिन योगी जी के आने के बाद या योगी जी के आने से पहले की बात करें तो वहाँ पे इन्होंने जातियों को, जो जाति राजनीति उसको तोड़ा उन्होंने, जिसकी वजह से योगी जी बहुत अच्छी तरह कमबैक कर पाए। लेकिन बिहार ही एक आप पूरे स्टेट में देखेंगे, पूरे देश में देखेंगे तो बिहार ही एक अभी भी स्टेट बचा है जहाँ पे वोटिंग जो होती है वो कहाँ पे होती है, वोटिंग होती है जाति के आधार पर। आप यादव हैं, मुस्लिम हैं, तो आप देंगे किसको, लालू प्रसाद यादव की पार्टी को, यानी कि आरजेडी को। अगर आप कुर्मी और अदर बैकवर्ड हैं तो किसको देंगे, आप देंगे नीतीश कुमार जी को। पासवान है तो आप पासवान जी के एलजेपी को देंगे, कुशवाहा है तो कुशवाहा जी की पार्टी को देंगे, और हम वाली पार्टी को, जो अगर बहुजन है तो हम वाली पार्टी को देंगे। और अगर बचे जनरल कैटेगरी में, यानी पंडित, सिन्हा, बनिया, ये सारी जातियाँ होती हैं, वो दे देंगे बीजेपी को। तो आप समझिए जातिवाद पार्टी कि अभी भी बिहार में वही चल रहा है। इन सब को कैलकुलेट करके अगर बीजेपी को 40 में से अच्छे नंबर लाना है, अभी कितने आएंगे वो तो वक्त बताएगा, लेकिन अच्छे नंबर लाना है तो नीतीश कुमार जी का साथ बहुत ज़रूरी था। नहीं तो नीतीश कुमार जी नहीं होते तो हो सकता है 10-12 सीटों का अंतर आ सकता था। क्यों? क्योंकि ये आपको रिजल्ट में रिफ्लेक्शन दिखने को मिल गया था जब इन लोगों ने साथ में लड़ा था। अब चलिए हम एक चीज़ और बात जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी क्या मजबूरी थी बीजेपी की जो नीतीश कुमार जी को अपनी पार्टी में ले लिया। जैसे कि मैंने बताया कि वोट शेयर, जैसे आपको पूरा डिटेल में मैंने बताया कौन कौन सी पार्टी कितने कितने % पे रहती हैं। उसके अलावा जो नीतीश कुमार है ना, एक ऐसा लीडर बन के उभरे ना कि उनकी साख बहुत अच्छी बनी है। अगर आप उनको पलटू राम भले से बुला लीजिए, आप उनको बहुत सारी गालियाँ दीजिए, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? कि उनका एक सिंपल सा उद्देश्य है, भाई मेरे को सीएम की कुर्सी पर रहना पहला प्राथमिकता, दूसरा लोगों के लिए काम करना। ये बिहार वाले लोग ज़्यादा अच्छी तरह से बता पाएंगे कि बिहार में कितना काम हुआ कितना नहीं हुआ। ये बिहार वाले, क्योंकि पहला जो उनका 5 साल का कार्यकाल था उस समय उनका नाम सुशासन बाबू रख दिया गया था। बहुत अच्छा काम कराया था, उसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन धीरे धीरे जब इधर उधर करते हैं तो आपकी क्रेडिबिलिटी को खतरा हो जाता है। लेकिन अभी भी अगर ईमानदारी छवि के बारे में बात करें तो बिहार में नीतीश कुमार जी के आगे कोई भी टिकता नहीं। अगर हम बात करें, अगर जैसे कि वोट बैंक की मैं बात कर रहा था, तो जैसे आरजेडी को मुस्लिम और यादव वोट बैंक है वो मिल जाते हैं। लेकिन जब नीतीश कुमार जी साथ में रहेंगे तो बाकी भी वोट उनकी तरफ जाएंगे। बीजेपी को बहुत नुकसान हो जाता है, लेकिन बीजेपी इनको साथ लेती है तो जो अदर बैकवर्ड रहेंगे 16 से 17 या 20% के आसपास, वो बीजेपी को, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 100% जाएंगे, लेकिन 60 to 70% भी जा रहे हैं तो बीजेपी का काम हो जा रहा है। तीसरी बात करें, उन्होंने जो एक परसेप्शन क्रिएट किया वो विकास पुरुष का परसेप्शन क्रिएट किया, और बिहार में नीतीश कुमार का नाम थोड़ा बहुत अच्छा बना दिया है। परसेप्शन बना लीजिए, काम करके इन्होंने बनाया, जैसे भी बनाया इन्होंने एक अच्छा काम करके बनाया है। अब हम कुछ ऐसी चीज़ों पे बात करेंगे कि क्या ऐसा हुआ, क्या जैसे कि बहुत सारे लोग बोल रहे थे, जयराम रमेश भी बोल रहे थे और बहुत सारे कांग्रेस के लीडर बोल रहे थे कि यार ये तो हमको पहले से पता था कि ऐसा होने वाला है। अगर आपको पहले से पता था तो आपको ऐसा नहीं करने देना चाहिए था। क्योंकि जिस दिन नीतीश कुमार, जैसे मैं फिर अपनी बात दोहराता हूँ, जिस दिन नीतीश कुमार अपना रिटायरमेंट घोषित करेंगे, राजनीति में हालांकि कोई रिटायरमेंट होता नहीं है, तो किसको अपने बाद अपना ये मानेंगे कि भाई मेरे बाद ये लीडर रहेगा? ऐसा तो कोई है नहीं। जैसे मायावती जी ने यूपी में आकाश आनंद को बनाया, जैसे लालू जी ने अपने बच्चे को बनाया, यानी यादव जी को बनाया, उसके बाद मुलायम सिंह जी ने अखिलेश यादव को बनाया, मतलब स्टैलिन ने अपने लड़के, मतलब सारे लोग अपने लड़के को बना दिए। लेकिन नीतीश कुमार के जो लड़के हैं वो राजनीति से दूर हैं। तो ऐसा क्या हो गया है ना, ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी को उनके पीछे जाना पड़ा था। जैसे मैंने बताया कि जब ये रिटायरमेंट होंगे तो वो जो बीजेपी का नीतीश कुमार जी का वोट रहेगा वो 30-40% तो बीजेपी खा जाएगी, मतलब बीजेपी को मिल जाएगी। तो बीजेपी बहुत दूर तक सोच रही है, आज अगर कुर्बानी दे रही है तो लंबा सोच रही है। अभी हम करंट सिचुएशन की बात करते हैं। एक साल और बचा होगा, 2025 में इलेक्शन होगा, उसके बाद क्या चीज़ें होंगी। क्योंकि देखिए क्या होना, क्रेडिबिलिटी जो है ना नीतीश कुमार जी की पूरी ख़त्म हो चुकी। बीजेपी भी उनको यूज़ करेगी कब तक,
जब तक कि ये 2024 का इलेक्शन ख़त्म नहीं होता। 2024 के बाद हो सकता है जैसा ये बोलें वैसा चीज़ें ना हो, क्योंकि देखिए क्या है ना, आप 9 बार सीएम का और तीसरी बार ही हुआ। आप करीब करीब 5 साल के गवर्नमेंट, 3.5 साल के गवर्नमेंट में आप 3 बार पलट चुके हैं, तो आपकी क्रेडिबिलिटी पे डाउट होता ही। कभी आप बोलोगे मेरी पार्टी तोड़ रहा है, कभी भ्रष्टाचार पे, और इस बार आपने अलग कुछ बहाने बना दिए। तो आप जब ऐसी चीज़ें करते हैं तो आपकी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन उठना तो तय ही है। लेकिन इससे फ़ायदा हुआ किसको? नीतीश कुमार जी को। कैसे हुआ? क्योंकि उनको मुख्यमंत्री बना रहना था, बने रहेंगे। बीजेपी को फ़ायदा कैसे हुआ? लोकसभा में जो उनकी वोट शेयर है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। अब देखिए क्या है ना, अब फ़ायदा और नुकसान की अगर बात करें तो कांग्रेस का उतना जनाधार नहीं है अगर हम बात करें बिहार में। लेकिन क्योंकि वो आरजेडी के साथ उठते हैं तो उनकी सीटें बढ़ जाती हैं, साथ में लेफ्ट वाले भी रहते हैं। तो अभी क्या होगा, इनको जो सीटें डिस्ट्रीब्यूट करने में थोड़ा आसानी लगेगी, क्योंकि बीजेपी के लिए जब एमपी इलेक्शन में सीटों का डिस्ट्रीब्यूशनशिप होगा वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियों को इन्होंने एकजुट किया है। 40 सीटें हैं, उसमें अगर बड़ी पार्टी का नाम बताएं तो बीजेपी आ जाता है, उसके बाद आ जाएगी आपका जेडीयू आ जाएगी, उसके बाद हम आ जाती है, फिर एलजेपी चिराग पासवान वाली और पशुपति वाली। ये लोगों को अगर आप 5, जैसे उन्होंने जीता था, तो 5 सीट तो आपको देना पड़ेगा। तो कहाँ से कैसे करेंगे, ये मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल है। और होने के बाद भी अगर कोई निकल जाता है, तब मान लीजिए प्रॉब्लम तब होती है जब आप जिता दी 40 में से 40 सीट जीती, लेकिन अगर आपके लोकसभा इलेक्शन में आपको पूर्ण बहुमत नहीं मिला, तो आप समझिए क्या होगा, तब तोड़ फोड़ की राजनीति होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये बीजेपी के लिए थोड़ा सा एक मुश्किल भी है। लेकिन सीटें अगर बढ़ती हैं तो पहले बीजेपी की प्रायोरिटी ये है कि पहला हमारा ये होना चाहिए कि एनडीए जो है 300 क्रॉस करे, उसके बाद में जो भी चीज़ें होंगी उसको हम समझ लेंगे। और वैसे भी बीजेपी के आगे कोई टिकता नहीं है, अगर हम बात करें तोड़ फोड़ की राजनीति कहें या स्पेशली राजनीति की बात करें जो इस समय का डिमांड है। एक चीज़ और मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, जो नीतीश कुमार जी के बारे में बहुत सारी चीज़ें कही जाती कि 9वीं बार बने, 9 बार रेजिग्नेशन, 5 बार इस्तीफा दिए, 9 बार सीएम बने। देखिए क्या होता है ना, एक राजनीतिज्ञ बनने के लिए आपके अंदर सारे गुण होने चाहिए। आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए। आप मोदी जी को समझिए, वहीं पे ऐसे नहीं पहुंच पाए, अमित शाह या राजनाथ सिंह ऐसे ही वहाँ पे नहीं पहुंच गए। उसका रीज़न ये कि वो लोग बहुत फ्लेक्सिबल हैं। आप समझिए, जब इलेक्शन हुआ था कश्मीर में, उन्होंने मुफ्ती मोहम्मद से साथ में ये कर लिया था गवर्नमेंट, जबकि उनकी धुर विरोधी थी, और उसके बाद उन्होंने हटा भी दिया था। निर्मल सिंह उस समय डिप्टी सीएम थे, महमूदा मुफ्ती की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारी ऐसी जगह पे इन्होंने साथ में आए। आप देखिए जैसे यूपी की हम बात कर लें तो उसमें केशव प्रसाद, अरे वो मौर्य थे जो बहुत सारी गालियां देते हैं, वो बीजेपी में थे। उसके बाद उनको हटाया गया, फिर हारे, फिर चिल्लम चाली कर रहे। तो बहुत बार क्या होता है, बीजेपी भी कंप्रोमाइज़ करती है, लेकिन कंप्रोमाइज़ के बदले उसको क्या मिल रहा है वो बहुत चीज़ें सोच समझ के करती है। और बीजेपी में एक चीज़ बहुत अच्छी बात है, वो जब भी कोई बाहर से लेती है ना, जैसे देखिए ये चौधरी जी की बात कर, सम्राट चौधरी, ये पहले लालू जी के खास आदमी थे और 2018 में बीजेपी में शामिल हुए, और उनको उन्होंने क्या बना दिया, डिप्टी सीएम। इससे पहले रेणुका और तारकेश्वर जी थे, जिनको हटा के यहाँ पे उनको विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी को बना दिया। मतलब ये उनका पूरा फोकस जो है वो वोट बैंक पे है कि कौन सा आदमी को बनाने पे कितना वोट शेयर इंक्रीज होता है। आप एक एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, अभी देखिए इलेक्शन आने वाले, शिवराज सिंह चौहान एक ज़बरदस्त लीडर थे, ज़बरदस्त सीएम थे, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन उनकी जगह पे मोहन यादव को बना दिया गया। अब इससे क्या होगा, इसका इम्पैक्ट आपको यूपी में देखने को मिलेगा। क्यों? जो लोग बोलते थे कि बीजेपी यादव विरोधी है, जब उन्होंने सीएम बना दिया, वो भी सीएम किसकी जगह पे बनाया, शिवराज सिंह चौहान की जगह पे बनाया, जो कि ज़बरदस्त कैंडिडेट थे, ज़बरदस्त सीएम थे। स्पेशली बात करें कैंडिडेट तो नहीं, उनको रिप्लेस करके मोहन यादव को बनाया, और जो अच्छा काम करेंगे, आई होप सो। तो उसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा आपका, यूपी में, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, जहाँ पे यूपी यानी यादव बिरादरी रहेगी वहाँ पे इम्पैक्ट आएगा। यानी मैं बोल रहा हूँ बहुत सारा अखिलेश यादव जी को छोड़ के सारे लोग इधर आए, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए 2 से 4% वोट भी इधर उधर हुआ, बीजेपी का काम हो गया। और एक चीज़ मेरे को समझ में नहीं आता, जहाँ पे कांग्रेस वीक है, कमज़ोर है, वहाँ पे सीटें देने की, यूपी में आप देखेंगे तो कांग्रेस का वोट शेयर बहुत ही कम है।
अगर देखा जाए पिछले इलेक्शन में तो 1 सीट आई थी सोनिया गांधी जी की, राहुल गांधी तो हार ही गए थे। तो ऐसे पे 11 सीट या 12 सीट देने का क्या लॉजिक बनता है? अब बिहार में भी वही करेंगे, उनको सीट शेयरिंग करेंगे, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि उनका वोट बैंक कितना है, कितना परसेंट शेयर करते हैं और कितने परसेंट जो होते हैं वो कन्वर्जन होते हैं सीटों में, जो कि बीजेपी हमेशा सोचती रहती है। देखिए ओवरऑल जो भी आज घटनाक्रम हुआ, बहुत सारे लोग गाली दे रहे होंगे नीतीश कुमार को, बहुत सारी चीज़ें होती, लेकिन कुछ ऐसे नेता होते जो दबाव की राजनीति हमेशा खेलते रहते, हमेशा उनकी बातें सुनी जानी चाहिए, उनका नेचर होता है। यही नीतीश कुमार के अंदर है, उनको हमेशा सीएम बनना है, उनकी बातों को मानना पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वो करवा लेते हैं। आप गाली दीजिए, चाहे दो दीजिए, चाहे पलटू राम बोलिए, सीएम तो बनी वही, और उन्होंने रिकॉर्ड भी बनाया, 9वीं बार शपथ लेंगे, अब कोई रिकॉर्ड तोड़ भी नहीं पाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलिए कि नीतीश कुमार ने जो काम किया वो अच्छा किया बुरा किया। बस देखिए क्या है ना, राजनीति में आपको जो करना है करिए, समाज का भला होना चाहिए, लोगों का भला होना चाहिए, बाकी किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। सीएम कोई भी रहे, अगर काम नहीं होगा तो दिक्कत आएगी। और बिहार ये एक ऐसा स्टेट बचा है करंट सिनारियो में देखा जाए जहाँ पे जातिगत वोट, जातिगत राजनीति बहुत हावी, इसको हटाना पड़ेगा तभी जाके बिहार का विकास हो पाएगा। नहीं तो बिहार जो है ना पिछड़ा का टैग लगा है, वो टैग लगा रहेगा। डबल इंजन की सरकार आप कितना भी चला लीजिए, एजुकेशन जब तक नहीं सुधारेंगे, बाकी चीज़ें नहीं सुधारेंगे, तब तक चीज़ें बदलने वाली। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।